इस देश में यूनिवर्सिटियां ग्रांट पर चलती रहेंगी तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होगा और वहां के प्रोफेसरों के ऊपर में प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। वहां के रिसर्च स्कॉलर, वहां के स्टूडेंट्स लर्न एंड अर्न स्कीम के तहत में पढ़ाई भी करें और सीखे भी और काम भी करें। यूनिवर्सिटी काम भी दे, यूनिवर्सिटी में काम भी हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी हो, यूनिवर्सिटी में प्रोडक्ट भी बने, यूनिवर्सिटी मार्केट के साथ में जुड़ा भी हो और मार्केट भी यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़ी हुई हो। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो यूनिवर्सिटियों की शक्लें बदल जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और छात्र केवल डिग्री लेकर नहीं निकलेंगे। इस वक्त यूनिवर्सिटियां केवल उनको परीक्षाओं के लिए तैयार कराती हैं। वो परीक्षा देते हैं और फिर उस ज्ञान का कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। जो वो बीएससी में पढ़ के आया है, वो प्रोटोजोआ पढ़ कर आया है, उसको कभी प्रोटोजोआ की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो जबरदस्ती रट्टा मारता रहता है, ड्राइंग बनाता रहता है, अपना एफर्ट सब खराब करता रहता है। टारगेट नहीं है शिक्षा के अंदर, टारगेट नहीं है। वो बनना क्या चाहता है, शुरू से इनिशियल से उसका एक डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि अब एक ही आदमी से हम सारी दुनिया के सारे काम तो नहीं करा सकते ना। हम उससे वही काम करा सकते हैं जिस काम को करने के लिए उसको भगवान ने बनाया है। और ये जो शिक्षा का तंत्र है, ये इस पूरे सिस्टम में हमेशा छात्र के अंदर में उसकी कमियां ही ढूंढता रहता है। आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये कमी है, आप इस सब्जेक्ट में सही नहीं हो, आपको ये सब्जेक्ट नहीं आता है, आप यहाँ फेलियर हो, आप यहाँ कंपटीशन में फेल हो गए। ये सिस्टम फेलियर्स ढूंढता है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है? हमको ढूंढना है कि किसी के अंदर में गुण क्या है। अगर हम मछली के तैरने के गुण को नहीं जानते हैं, हम उसका कलर भी देख रहे हैं, उसकी पूंछ भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो उसका असली गुण तो हम जान ही नहीं पा रहे हैं। और फिर मान लो मछली को हम चिड़िया के साथ में हम कंपेयर करें कि ये मछली तो उड़ नहीं पाती, तो वो तुलना भी गलत होगी। तो ये सिस्टम जो है नेगेटिव को देखता है। तो हमारे शिक्षा के तंत्र को ऐसा होना चाहिए कि जहां हम उसकी छात्र की कमियां नहीं देखें, उसकी खूबी देखें। तो हमारे प्रोफेसर साहब हैं जो हमारे गॉडफादर भी हैं, वो हमको एक गुरु मंत्र दिए। वो उनको भी किसी ने दिया होगा। उन्होंने हमसे 2 बातें बताई और वो दोनों बातें प्रोफेसर राम आधार सिंह, केमिस्ट्री के एचओडी, रिटायर्ड एचओडी है। 2 गुरु मंत्र दिए वो हमको कि अगर तुम जिंदगी में दीपावली देखना चाहते हो, दिवाली देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक दिया देता हूं नेकी का। मैं तुम्हें अच्छाई का, नेकी का एक दिया देता हूं। उस दिए को आप और लोगों का जला देना, वो और लोगों का जला देंगे और एक दिन तुम इस जीवन में दिवाली देखोगे। दूसरी बात उन्होंने बताई कि पुरुष अयोग्य नास्ति। दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट वो खराब नहीं होता, उसकी परिस्थिति खराब होती है। और अगर हम उसकी परिस्थिति बदल देते हैं तो जो हमको 0 दिखाई दे रहा होता है वही हीरो की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो हमारे देश का कोई भी स्टूडेंट ना तो वो कमजोर है, ना वो फेलियर है। हमारे स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को जिसको लोग फेलियर समझ रहे हैं, जिसको लोग बेकार समझ रहे हैं, वास्तविकता ये है कि हम उसको सही तरीके से, हमारा जो पैमाना है उनको नापने का, वो पैमाना नापने का गलत है। हमको सही दिशा से उसको नाप नहीं रहे, हम उसको परख नहीं रहे। हमारे जोहरी की कमी है। हम उसके किस गुण को कौन से मीटर से नाप रहे हैं वही गलत है। तो हमने ये सब सारी बातें जब हमारे दिमाग में आई तो वो महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का जो एक पायलट प्लांट का प्रोजेक्ट था, जिसमें यूनिवर्सिटी जो है सेल्फ सस्टेन हो जाती है। और हमने उस वक्त में ऐसे 18 प्रोडक्ट ढूंढ के निकाले और हमने उसमें विशेष रूप से 2 प्रोडक्ट पे टारगेट किया कि जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड था। एक तो बायोसेंसर और दूसरा हमने सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना शुरू किया कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर में सोलर सेल और
बायोसेंसर का पायलट प्लांट लगाएंगे और उसको बनाने के बाद में उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो यूनिवर्सिटी को दे देंगे। हमने यूनिवर्सिटी उसके लिए 6 साल मांगे कि आप हमें 2.5 करोड़ रुपए दो और हम 6 साल में ये पूरा का पूरा सिस्टम बना के खड़ा कर देंगे। उस सिस्टम को बनाने के लिए कम से कम हम 250 से 300 रिसर्च स्कॉलरों से मिले होंगे और टीचरों से मिले। ऐसा शायद ही विभाग का और किसी विभाग का कोई रिसर्च स्कॉलर ऐसा होगा जो हमारे नाम को नहीं जानता होगा। हम उसके पैसे नहीं थे हमारे पास। हम किसी लेबोरेटरी से 10 को फोटोकॉपी प्रिंट आउट करा ली, कहीं से 15 फोटोकॉपी प्रिंट आउट करा ली। विश्वनाथ टेम्पल के मंदिर पे, हॉस्टल पे, डिपार्टमेंट के दरवाजों पे, पेड़ों पे हम दिन भर चिपकाते घूमते फिरते रहते थे, जिससे कि लोग हमारे बारे में जाने। वर्कशॉप पे, आईटी पे, मेडिकल कॉलेज में, सब जगह पे, जिससे कि लोगों को पता चले कि हम ये सारी धारणा क्यों थी। ये धारणा इसलिए थी क्योंकि हमारा मानना था वी वर्क एज ए टीम। जब हम एक टीम की तरह काम करेंगे तो हमारे पास में कितने सवाल थे। हमारे सामने सवाल था टीम भी बनानी है, हमारे सामने सवाल था कि टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है, हमारे सामने सवाल था मिलके काम भी करना है, हमारे सामने सवाल था कि लोगों को कन्विंस भी करना है और पैसे भी लेकर आने हैं और सक्सेसफुल भी होना है। इतने बहुत सारे सवालों के साथ में हम लगातार चल रहे थे। सन 2011 में पीएचडी को जमा करने के बाद हम वापस नहीं आए अपने घर। हम वहीं बनारस की गलियों में रह गए। वहां पर हमारे पास में अपने मकान का किराया जमा करने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो कुछ मित्रों की लेबोरेटरी में जाके बैठा करते थे और वहीं पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे और बाकी टाइम पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों से मिलके अपना प्रोजेक्ट उनको समझाते थे, जिससे वो बात हमारी समझे। और रिसर्च स्कॉलरों से मिलते थे, उनकी और इन सब में केवल संस्था की बात नहीं होती थी, हमारी बात नहीं होती थी। उसमें ये भी बात होती थी कि उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी को भी समझने का प्रयास करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। और हमने एक फीडबैक फॉर्म बना रखा था। वो फीडबैक फॉर्म हम लोग सब जगह जगह कॉन्फ्रेंस में जाते थे, लोगों को फीडबैक फॉर्म देते थे। उसमें 7 या 8 सवाल थे। वो फीडबैक फॉर्म जो है हमारे ब्लॉग पे अभी भी उपलब्ध है और उसमें कई सारे सवाल थे कि इस देश की जो रिसर्च का जो सिस्टम है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है और उनका क्या सुझाव है। तो उसकी एक बहुत मोटी सी फाइल बनी हुई रखी है। अब किसी दिन हम उसकी भी एक एनालिसिस रिपोर्ट जो है बना के हम अपने रेडियो पर डालेंगे। तो लोगों ने अपने सिग्नेचर करके और वो सबके फॉर्म भर के दिए। तो हमको भी ये समझ में आया केवल महामना इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वेलफेयर सोसाइटी ने केवल अपने दिमाग से ख्वाबों से समस्याओं को की इन्वेंशन नहीं किया कि हमको कोई स्वप्न आ गया तो हमने वो समस्या ढूंढ ली, हाँ ये समस्या है और उसकी समस्या का सॉल्यूशन करने के लिए ये संस्था बना के हमको लड़ना है। नहीं, ऐसा नहीं था। जब हम उस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की कोशिश में हम जब लगे हुए थे तब हम लोगों से मिल रहे थे। हमने एक फीडबैक फॉर्म बनाया था और केवल 10 संस्था में जुड़ने की हमने फीस रखी थी, मात्र 10 रुपए। और हमारा मानना था ये कि लोग जुड़ेंगे तो काम होगा। लेकिन चलते चलते हमें एक बात समझ में आई, और जो बात हमको शायद पहले समझ में आती, लेकिन बगैर कसौटी पे परखे हुए पता नहीं चलता है कि सोना है कि पीतल है। जब हम इस तरीके से लोगों को नापना शुरू किए, चलना शुरू किए, तो सबसे पहली चीज देखें कि इनमें से आधों को तो देश की कोई चिंता है नहीं। इनके लिए इस देश की कोई कीमत नहीं है। भारत का नाम बदल के स्पेन रख दो या फ्रांस रख दो, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सबसे पहली बार समस्या तुमको ये समझ में आई। दूसरी समस्या ये आई, समस्या नहीं कहना चाहिए, ये बात हमने उस पर पॉइंट आउट की, हमें समझ आई। समस्या नहीं आई, हमें समझ आई और परखने के बाद समझ में आई। दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि
लोगों के लिए अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो अजीब से दीवाने हुआ करते थे जो सारी चीजें छोड़ के अपने देश को बनाने के लिए निकल पड़े। अगर वो आज से 200-300 साल पहले वो हजारों लाखों लोग अपनी जान नहीं दिए होते, तो आज का जो स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड जो आज पिछले 70-75 सालों में जितना इंसान हो गया है, अगर ये जनरेशन के, अगर भारत की आजादी से पहले अगर भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, तो 30 करोड़ लोग इस जनरेशन के अगर वहां छोड़ दिए जाए तो भारत 1000 साल के बाद में भी गुलामी रहता, आजाद नहीं हो सकता था। तो मानसिक विकृति आई है देश में देशभक्ति लोगों की केवल ओकेजनली जागती है, जबकि देश के लिए हमें रोज सोचना पड़ता है। जन्मभूमि के बारे में सोचने के लिए हमको कोई स्पेसिफिक विशेष दिन नहीं चाहिए। लेकिन एक बात तो हमें ये समझ में आई, दूसरी बात एक बड़ी विशेष समझ में आई कि जिसको हम एक्सपर्ट मान रहे हैं वो एक्सपर्ट है नहीं, उसके नजर कहीं और है, निशाना कहीं और है, वो कुछ और दिखाने के प्रयास कर रहा है। तो बाद में एक और बात समझ में आई कि इस देश में लोगों ने पेटेंट और पेपर अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए बनाए हैं, और वो कोई काम पूरा नहीं करते हैं, बस वो छापते रहते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता छाप क्या रहे हैं, जब उनका स्वयं के लाभ के अलावा किसी का लाभ ही नहीं होता। वो जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें कहाँ मैनिपुलेशन है, कितनी मैनिपुलेशन है, इसका कोई क्रॉस चेक नहीं है। और कंपनी वाले जो पेपर छापने का काम करते हैं उनको तो उसी में ही सब्सक्रिप्शन से पैसा मिल रहा है, उनका बिजनेस है। इनको रिसर्च करने के लिए पेपर चाहिए, गवर्नमेंट से फंड लेने के लिए पेपर चाहिए, ये पेपर छापने पे लगे पड़े हैं, गरीब जनता कुछ मिलता ही नहीं है। और ये जो सवाल था कि इतना टैक्स का पैसा उसमें जाने के बाद में ये लोग आउटपुट क्या दे रहे हैं, सारी प्रोसेस बगैर आउटपुट के रह जा रही है। तो बहुत कुछ हमने सोचा है, और ये प्रोजेक्ट को हमने एक बार नहीं बनाया। प्रकाश बायोसेंसर का प्रोजेक्ट जो हमने इनिशियली बनाया था उसको हमने कई बार बनाया, कई बार उसका नाम बदला, खाका बदला, 200-400 लोगों की लिस्ट में उसमें नाम थे, उनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और केवल ऐसा नहीं है कि उनका नाम फोन नंबर ही था, उनके संग घंटों बैठ के हम डिस्कस करते थे, कॉन्फिडेंस में लेके आते थे। और कि हमारा मानना था कि अगर ये कंपनी या प्रोजेक्ट बन के खड़ा होगा तो एक दिन मैं आप सबको नौकरी पर रखूंगा अपने साथ में, हम लोग मिलके काम करेंगे। अब कोई आदमी के साथ में मिलके काम करने के लिए पार्टनरशिप में उस हिसाब से चलना भी पड़ेगा। तो सन 2011 से 2014-15 तक मैं 14-15 तक बनारस में ही रहा। रहने के लिए, मकान के लिए, देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, तो कुछ ना कुछ करते थे, तो कहीं ना कहीं से प्यार से व्यवस्था करते थे, कभी घर से लेते थे, कभी कहीं से दोस्तों से लेते थे, कभी कुछ चंदा वगैरह भी मिल जाता था, तो लगे रहते थे उसमें। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में न जाने कितने शोधकर्ताओं से रोज रात दिन किन किन लोगों से मिलता था, कौन कौन से विषयों पे बातचीत होती थी। लेकिन बनारस शहर बहुत अच्छा है। बनारस एक ऐसा शहर है कि जो वहाँ पर जाता है उसका वहाँ मन लग जाता है, वहाँ से फिर वो वापस आना ही नहीं चाहता। हमारे भी 6, 8, 10 साल जो है वहाँ ऐसे ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे चलते चलते बहुत सारी चीज़ें हमने सोची, बहुत सारी चीज़ें लिखी, कई सारी डायरी भर डाली। प्लानिंग करने में भी बहुत वक्त लगता है। तो आईआईटी के केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर VL यादव हैं, और उनकी एक स्टूडेंट थी विनीता गौतम, जो
आसाम में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं,